नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। गुलमर्ग की यह खबर है। केबल कार हादसे का गुलमर्ग में शिकार हो गई है और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब एक पेड़ केबल कार पर गिर गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत का काम शुरू कर दिया है। मरने वाले 4 लोग एक ही परिवार के हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन ये खबर भी आ रही है कि अभी वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट और भी फंसे हुए हैं। राहत का काम चल रहा है, लेकिन ये बड़ा हादसा केबल कार पर पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी फंसे हुए हैं और कुल मिलाकर 7 लोगों के मरने की खबर है। एक की पहचान नहीं हो पा रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। क्या हुआ आशुतोष, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या कुछ लोग फंसे हुए भी हैं वहां पर? सही, जो केबल कार जो टूटी थी रोपवे, हालांकि अब ये उसके बाद से जो हादसा हुआ था 7 लोगों के मरने की फिलहाल खबर आ रही है। हालांकि ये भी खबर है कि उसको फिर से जो है सेट कर लिया गया है, यानी अब जो घायल हैं वो फिलहाल अस्पतालों में जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 7 लोगों के फिलहाल मारे जाने की खबर है। लेकिन क्योंकि आप समझे कि ये टूरिस्ट हब है कश्मीर का, जब गुलमर्ग में सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं, तो गंडोला राइड के दौरान तमाम सारे लोग फेज 1 पे और फेज 2 दोनों जगहों पर सैलानी पहुंचे थे। तो जब रोपवे टूटा तो कई सारे सैलानी वहां फंसे हुए थे। उनके लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई है। मदद का काम फिलहाल चल रहा है, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगभग 7 तक पहुंच चुका है और राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। साथ में वहां से लोगों को रेस्क्यू कराने की भी कोशिशें चल रही हैं। सही, कैसे ये इतना गंभीर हादसा हो गया और जो लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में क्या खबर है आशु? सही, आपका पहला सवाल मैं आपको बताऊं कि ये क्योंकि ये माना जाता है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस तरह का ये रोपवे है और सैलानियों के लिए ये सैलानियों को आकर्षित करता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का हादसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और कैजुअल लेबर को वहां पे ड्यूटी पे लगा रखा था, जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जो भी कैजुअलिटीज हुई है, मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इसका केबल कार उसका एमडी है। बस। और आगे बढ़ते हैं इंडिया 360 में। बात जम्मू कश्मीर की ही, जहां श्रीनगर में लश्कर के 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। शनिवार से ही सुरक्षा बलों की गोलियां आतंकवादियों को ढूंढ रही थीं और आखिरकार इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। नौशेरा में उसने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। श्रीनगर में घंटों तक चले एनकाउंटर में आखिरकार सेना ने डीपीएस स्कूल में छिपे लश्कर के 2 आतंकियों को गोलियों से भून दिया। शनिवार शाम को सीआरपीएफ की टुकड़ी पर लश्कर के आतंकियों ने हमला बोला था, जिसके बाद वो स्कूल में जा घुसे। रात भर चले सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सुबह के 3:30 बजे यहाँ आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई और दोपहर होते होते लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ठिकाने लगा दिया। स्कूल के भीतर से आतंकियों ने भी गोलियां चलाई, जिसका इमारत को घेरे सुरक्षा बलों ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। हालांकि डीपीएस श्रीनगर का सबसे बड़ा निजी स्कूल है, जहां करीब 200 कमरे हैं। जब तक सुरक्षा बल स्कूल के चप्पे चप्पे की छानबीन नहीं कर लेते, तब तक आश्वस्त नहीं हो सकते। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ताजा ऑपरेशन में 3 जवान भी घायल हुए हैं। पिछले लगभग 21 घंटे से लगातार यहाँ डीपीएस स्कूल जो पांथा चौक इलाके में है, वहाँ ये ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त सेना और बाकी सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। अनऑफिशियल खबरें ये आ रही हैं कि 2 जो मिलिटेंट है इसमें मारे गए हैं, उनकी बॉडीज देखी गई हैं और 3 आर्मी के जवान जो है इसमें जख्मी हुए हैं। शनिवार की शाम को आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। शाम 5:45 बजे श्रीनगर के पंथा चौक बस स्टैंड के पास अचानक सीआरपीएफ की गाड़ी पर गोलियां बरसाई जाने लगी। इस हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला शहीद हो गए। 2 जवानों को भी गोली लगी, जिन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तड़के फिर से स्कूल में छिपे आतंकियों को निशाना बनाने का मिशन शुरू हो गया।
हम इस समय है श्रीनगर के पंथा चौक पर, जहां कल शाम को सीआरपीएफ कॉन्वॉय के हमले के बाद लगातार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। और मेरे पीछे ये इलाका है, यहां से ठीक 400 मीटर की दूरी पर है पंथा चौक, जहां से लगातार अभी भी, और ये आपने जो आवाज सुनी है, लगातार वहां पे फायरिंग की आवाज आ रही है। अंदर ये माना जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जिन्होंने कल सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमला किया था, वो स्कूल के प्रीमाइसेस में घुसे और वहां से भागने में नाकामयाब रहे, उनकी घेरेबंदी की गई है। सुरक्षा बलों ने अपने सटीक निशाने और हौसले से बता दिया है कि कश्मीर को जो भी छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कसते शिकंजे से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पिछले 28 दिनों में 45 आतंकी मौत का सफाया हो चुका है। हालांकि सीमा पर पाकिस्तानी फौज का संघर्ष विराम बदस्तूर जारी है। सुबह के 6:30 बजे नौशेरा सेक्टर में छोटे और ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार से पाकिस्तानी फौज ने हमला शुरू किया, जिसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया गया। आशुतोष मिश्रा के साथ शिजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में खौफनाक वारदात से अपराधियों ने योगी राज को चुनौती दी है। बदमाशों ने पहले तो एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की, फिर चलते ऑटो से लड़की को मौत का धक्का दे दिया। सवाल यह है कि यूपी में अपराध पर कब लगेगी लगाम। मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सख्ती बेअसर नजर आ रही है। गुंडे बदमाशों ने न तो गुंडागर्दी छोड़ी है और न ही यूपी को छोड़ा है। सीएम साहब देखिए, ये सूबे की राजधानी लखनऊ का हाल है। एक लड़की के साथ पहले रेप की कोशिश हुई, नाकाम रहने के बाद हैवानों ने उसे टेम्पो से फेंक दिया। अब वो लड़की कफन में लिपटी पड़ी है। परिवार सड़क पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जो लड़की गुंडों का शिकार हुई, उसका नाम काजल है। उम्र 19 साल, नौकरी करती थी, परिवार की इकलौती कमाने वाली। घर वाले छाती पीट रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की हकीकत आज इस परिवार से बेहतर कौन बता पाएगा। 1090 पे कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। 100 नंबर पे कॉल नहीं उठा, 100 नंबर पे भी कॉल नहीं उठा। कैसी हमारी पुलिस है, कम से कम हमारे लोग की सुरक्षा तो करे। ये खौफनाक वारदात यूपी के किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुई है। ये वारदात हुई है यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां से योगी सरकार पूरे सूबे को चलाती है। गुस्साए लोग चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, गुंडों से छुटकारा दिला दो सरकार। हंगामा हुआ तो इलाके के विधायक भी मौके पर पहुंचे, शब्दों का मरहम लगाया। विधायक जी भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। सीएम साहब से इस बारे में बात करेंगे। वारी का विषय है, जब ट्रामा सेंटर पास में है तो पूर्णिया ले जाने की आवश्यकता है। ठीक बात है। और इसलिए इसकी मैं कल मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और आज ही फोन आया है। मैं वहाँ पर इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ रखूंगा। जिस पुलिस के सहारे योगी यूपी से जुर्म के सफाए का सपना देख रहे हैं, पीड़ित परिवार उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी। 100 नंबर पर फोन किया लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक टेम्पो मालिक है, लेकिन आरोपी टेम्पो ड्राइवर और उसके साथी गिरफ्त से बाहर है। ऑटो का जो मालिक था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ऑटो के मालिक को अरेस्ट किया गया। उसने जो बताया कि ऑटो के चालक का नाम सोनू है और वो सीतापुर का रहने वाला है। उसके घर भी हम लोगों ने, पुलिस ने दबिश दिया। उसके घर पर उसका भाई मिला, जिसको डिटेन कर दिया। ऑटो के मालिक को पुलिस ने डिटेन कर दिया। यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। महिलाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। लेकिन हालात क्या बदल पाए हैं, ये तस्वीरें पूरी कहानी खुद बयां कर रही हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। खुशियों के त्यौहार का, ईद का इंतज़ार हर मुसलमान को रहता है, मगर हरियाणा के बल्लभगढ़ के गांव में ईद का इंतज़ार इस बार नहीं है। ये जुनैद का गांव है, जिसकी ट्रेन में चाकुओं से हत्या कर दी गई। इस गांव के लोगों ने कहा कि वो कल ईद नहीं मनाएंगे। इन बच्चों को टोपियां उतारी गई, इनको गाय खाने वाला कहा गया, इनके साथ बकवासबाजी की गई। बिल्कुल सीट से कोई ताल्लुक नहीं इस चीज का। इसे दर्द समझ लीजिए, गुस्सा समझ लीजिए, इंसाफ की मांग समझ लीजिए, या अपने लख्ते जिगर को खोने के बाद की तकलीफ समझ लीजिए, चाहे जो समझिए। मगर चलती हुई एमयू ट्रेन में जुनैद की मौत के बाद उसके गांव में यही नजारा है। रोजेदार ईद की तैयारियां कई दिन पहले से ही करने लगते हैं और चांद दिखते ही रोजेदारों के चेहरे चमक उठते हैं। मगर इस गांव के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं।
वो इस कदर गमज़दा हैं कि पूरे गांव ने तय किया है कि वो इस बार ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे, सिर्फ नमाज अदा करेंगे, वो भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर। दरअसल ट्रेन में हुई दरिंदगी के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को खूब उछाला गया। सोशल साइट पर लोगों से अपील की गई कि इस बार जुनैद की हत्या के विरोध में मुसलमान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। जुनैद नाम के शख्स की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही उसके गांव में, पूरे गांव में इस समय मातम का माहौल है। खंदावली गांव के लोगों ने ये फैसला किया है कि इस बार वो ईद का त्यौहार नहीं मनाएंगे। लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो काली पट्टी बांधकर इस पूरे मामले का विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद गांव के लोगों ने ये फैसला लिया है कि वो इस बार ईद के त्यौहार को नहीं मनाएंगे। जुनैद के परिवार को सांत्वना देने के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईसा खान और स्थानीय विधायक दीप चंद्र शर्मा भी पहुंचे। दोनों ने परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने परिवार के एक सदस्य को वक्फ बोर्ड में इमाम की नौकरी भी देने का वादा किया है। बड़ी दुख घटना इस गांव में हुई है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और बड़े दुख का ये समय है, क्योंकि हमारे कल ईद का त्यौहार है। ऐसे समय में ये घटना हुई है, बड़ा दुख इस बात का पूरे देश प्रदेश में है। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने 5 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से, और एक इनका भाई जो लड़का जुनैद मरा, उनका भाई एक को इनको इमाम अपने वक्फ बोर्ड से लगाना है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अनुज मिश्रा, बल्लभगढ़, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बीती रात एक बार में फोटो खींचने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। मामला थाने तक पहुंचा। आनन फानन में डीसीपी साहब को आधी रात को थाने आना पड़ा। रविवार को छुट्टी का दिन होता है, लिहाजा शनिवार की रात बेफिक्री में बिताने की लत इन रईसजादों को दिल्ली के थाने में ले आई। इनमें मुंह छिपाती महिलाएं भी हैं, पुरुषों का होना तो बनता ही है। फसाद की शुरुआत दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हुई। रेस्टोरेंट बार की झड़प देखते ही देखते सड़क पर आ गई। किसी की आंख में चोट आई तो किसी के सिर में बोतल लगी। हालात बिगड़े तो पुलिस ने दखल दिया। आधी रात को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दिल्ली के शरीफजादों की कतार लग गई। रात में राजधानी की सड़कों पर क्या नजारा होता है, ये आपको आज दिखाने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं जो कनॉट प्लेस थाने में जो तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली के इलाकों से आते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के बियर बार में ये तमाम झगड़ा हुआ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो पुलिस है वो यहाँ पर सबको लेकर, ये थाने में क्यों महिला बैठी है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा बवाल यहाँ पर हुआ है, शराब पीने के बाद ये पब के अंदर बवाल हुआ था। उसके बाद देख पा रहे हैं थाने के अंदर ये तमाम यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक फोटो खींचने को लेकर बार में आए 2 गुटों में झड़प शुरू हो गई। एक ग्रुप में करीब 44 जोड़े थे, जबकि दूसरे समूह में 8। दोनों गुटों में जमकर ग्लास और बोतलें चली। जब थाने का चक्कर लगा तो चेहरा छिपाने की नौबत आ गई। जो मारपीट है वो बार से निकलकर सड़क पर आ गई। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दिल्ली कनॉट प्लेस थाने का ये नजारा है। देर रात को तमाम महिलाओं को पुलिस डिटेन करके यहाँ पर लाई है। उसके अलावा कई पुरुषों को भी लाया गया है। तमाम लोग काफी पढ़े लिखे हुए हैं और अच्छे घरों से आते हैं। बार में ये हंगामा हुआ जो फिलहाल थाने में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी हैं और ये जो तमाम महिलाएं हैं इनको डिटेन करके लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात से देश के बीच अपनी बात रखी, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात ये रही कि उन्होंने आपातकाल को काली रात कहकर कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में बेहद खास मौके पर हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने मन की बात को रिकॉर्ड कर लिया था।
जिसे देश के सामने रेडियो के जरिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कई बातों का जिक्र किया, ईद की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुले में शौच मुक्त देश के सपने को हकीकत में बदलने का वादा दोहराया, लेकिन अपनी मन की बातों के जरिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। एक काला कालखंड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश, इतना बड़ा विशाल देश, जब मौका मिला तो भारत के जन जन के रग रग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है, चुनाव के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया। 1975 25 जून को आपातकाल की 42वीं वर्षगांठ है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को याद करते हुए कहा कि ऐसी काली रात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि प्रधानमंत्री की यादों पर कांग्रेस ने एतबार नहीं जताया। Emergency should be remembered not only for what Modi ji has said. It should be remembered that Indira ji withdrew emergency and Indira ji called for the election. Indira ji accepted the defeat with dignity. So Indira ji also. मुंबई में लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं तो समंदर में हाई टाइड से मुंबईकर्स की मुसीबत बढ़ गई है। हाई टाइड की वजह से जुहू बीच पर 2 लोग डूब गए तो बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की गति धीमी हो गई और जगह जगह पानी भर गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंद माता में भी पानी भरा है, विले पार्ले में भी यही स्थिति है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। मरीन ड्राइव में हाई टाइड की वजह से लोगों को दूर कर दिया गया है और बांद्रा बैंडस्टैंड पर इस हाई टाइड और भारी बारिश की वजह से 2 लोगों के डूबने की मौत हो गई। मुंबई में बेहद ही खूबसूरत बारिश का आगाज हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बैंडस्टैंड इलाके में, जहां आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हाई टाइड है, करीबन 5 मीटर ऊंची हाई टाइड है। बीएमसी ने 48 आवर्स की चेतावनी दी है, फिर भी लोग घरों से अपने बाहर निकले, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ बाहर निकले हैं और इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करें, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप बारिश को? अरे नाच गा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल गीले होके, भुट्टा खा के और चाय पी के। आज संडे का एंजॉयमेंट अपनी फैमिली के कुछ स्पेशल गाना या कुछ गा सकते हैं मुंबई के? जरूर जरूर। मेगा मेगा बरसो रे मेगा बरसो, पोसा है बारिश का पोसा है, पोसा है बारिश का पोसा है।